Hello everyone, welcome to the seventh chapter of your textbook and name of the chapter is Fair Play. नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सेवेंथ चैप्टर में जिसका नाम है फेयर प्ले। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बिफोर यू रीड, Has your best friend ever done something you thought was wrong? क्या आपके सबसे अच्छे मित्र ने कुछ ऐसा किया है जो आपको लगता है कि उसने गलत किया है? What did you do then? आपने फिर क्या किया? Did you keep quiet or did you tell your friend what you thought? क्या आप चुपचाप रह गए या आपने अपने दोस्त को बताया कि आप क्या सोचते हो? Read the story about two friends who had to decide what was more important, friendship and enmity or a sense of what is right and what is wrong. ये कहानी पढ़िए। इसमें ऐसे दो दोस्तों के बारे में बताया गया है जिन्हें ये महसूस करना पड़ता है कि ज़रूरी क्या है, दोस्ती या दुश्मनी या वो अनुभव जिससे कि सही या गलत का फैसला किया जा सके। कई बार आपने सुना होगा, देखा होगा कि अगर आपका दोस्त कोई गलती करता है तो आप उस गलती को छुपा देते हो या किसी को नहीं बताते हो। दोस्त ही नहीं बल्कि आपके घर में भी अगर आपके भाई हैं या फिर बहन हैं, वो कोई गलती कर देते हैं, उनसे गलती से कोई चीज़ टूट जाती है या फिर किसी चीज़ का नुकसान हो जाता है तो आप उस बात को दबा देते हो, मम्मी पापा तक नहीं पहुंचने देते। कई बार ऐसा भी होता है कि स्कूल में आपके भाई बहन ने कोई बदमाशी की, आप उसी के साथ उसी के स्कूल में पढ़ते हो, आपको पता है, फिर भी आप घर आकर ये बात नहीं बताते। तो इन सब बातों से क्या फ़र्क पड़ता है, यही हम कहानी के माध्यम से जानेंगे। जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी were good friends. जुम्मन शेख और अलगू चौधरी ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। So strong was their bond of friendship that when either of them went away from the village, the other looked after his family. उन दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि जब एक किसी काम से गांव से बाहर जाता तो दूसरा उसके परिवार का ध्यान रखता। Both were greatly respected in the village. अब दोनों ही गांव में बहुत ही सम्माननीय थे, यानी लोग उनका बहुत इज्जत करते थे, बहुत सम्मान करते थे। जुम्मन had an old aunt who had some property. जुम्मन की एक बूढ़ी चाची थी जिनका कुछ प्रॉपर्टी यानी मान लो ज़मीन जायदाद या फिर घर, उसमें हिस्सा था। This she transferred to him on the understanding that she would stay with him and he would look after her. जुम्मन और उसके आंट के बीच में, उसकी चाची के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, यानी वर्बली उन्होंने बात करके एक दूसरे की सहमति से ये डिसाइड किया था कि जब तक जुम्मन की आंट रहेंगी तब तक जुम्मन उनका ख्याल रखेगा और इसके बदले में जुम्मन की आंट जो हैं वो अपना प्रॉपर्टी यानी उनकी जो ज़मीन जायदाद वगैरह है ये जुम्मन को दे देंगी। The arrangement worked well for a couple of years. अब ये जो उनके अंदर बात हुई थी, जो चाची का वो ख्याल रखेंगे, ये कुछ सालों तक तो ठीक ठाक चलता रहा। Then the situation changed. उसके बाद परिस्थिति जो है वो बदल गई। जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव. जुम्मन और उसके परिवार यानी शायद उसकी पत्नी, उसके बच्चे या फिर हो सकता है उसके माँ बाप जिंदा हों या नहीं हों, हमें पता नहीं, लेकिन जुम्मन और उसका परिवार यानी कम से कम जुम्मन और उसकी पत्नी, उसके बच्चे इतने तो हैं ही, ये
बेजार हो चुके थे या विरक्त हो चुके थे इस बूढ़ी चाची को अपने पास रखते हुए। जुम्मन became as indifferent to her as his wife. जुम्मन और उसकी पत्नी दोनों ही इस बूढ़ी से तंग आ चुके थे, उनका व्यवहार जो है वो बदल रहा था। Who girdled even the little food that the old lady wanted every day. दोनों ही इस बूढ़ी औरत का जो भी थोड़ा बहुत खाना, वो सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का डिनर, इन सब को देते वक्त वो इतने अनहैप्पी, इतने दुखी होते थे या फिर वो इतने अनविलिंगली, बिना मन के देते थे जैसे कि उन्हें देने की कोई इच्छा ही नहीं हो। यानी आपने कई बार फिल्मों वगैरह में देखा होगा कि घर में जो बूढ़ी दादी, नानी ये सब रहते हैं तो परिवार में जो यंग या फिर जवान सदस्य हैं वो उन्हें बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं या फिर बिल्कुल उनका ध्यान नहीं रखते। कभी खाना देते तो नहीं देते और कभी देते भी तो इस तरह से देते जैसे कि हाँ कोई दया कर रहे हैं। तो ऐसा एक व्यवहार उन्होंने शुरू कर दिया। She swallowed these insults along with her food for a few months. अब वो इस रोज़ रोज़ के अपमान के घूंट को बेचारी पी जाती, यानी खाना तो उसे खाना पड़ता क्योंकि उसे ज़िंदा रहना है, तो इन अपमान को भी वो इस खाने के साथ निगल जाती। But patience has its limit. लेकिन हर चीज़ को सहने की एक सीमा होती है। जब वो सीमा क्रॉस कर जाए तो इंसान को बोलना ही पड़ता है। One day she spoke to Jumman, "My son, it is now obvious that I am not wanted in your house." और फाइनली आंटी ने, उस चाची ने जुम्मन से बोल ही दिया कि बेटा मुझे लगता है कि अब मेरी इस घर में कोई ज़रूरत नहीं है। Kindly give me a monthly allowance so that I can set up a separate kitchen. आप एक काम करो, आप महीने के महीने मुझे कुछ पैसे दे दिया करो मेरे खर्चे के लिए, ताकि मैं अपना खाना वगैरह अलग देख लूँ, अपनी रसोई अलग कर लूँ। My wife knows best how to run the house. Be patient, said जुम्मन. अब इसके जवाब में जुम्मन ने कहा कि मेरी पत्नी को पता है कि घर कैसे चलाना है, तो इसलिए शांत रहिए। और ये बोलते वक्त जुम्मन के भाव में या उसके आवाज़ में ज़रा सी भी शर्म नहीं थी। भाई जुम्मन, तुमने आंटी का प्रॉपर्टी ले लिया, अब उसके बदले वो 2 वक्त का खाना मांग रही है, उतना अगर तुम नहीं दोगे तो तुम तो भाई बेशर्म हो। This made his aunt very angry and she decided to take her case to the village पंचायत। अब ये सुनने के बाद जो चाची हैं वो तिलमिला उठी, गुस्सा हो गई और उन्होंने सोचा कि इसका फैसला तो पंचायत में ही होगा। For many days the old lady was seen talking to villagers, explaining her case and seeking their support. अब उसके बाद कई दिनों तक ये बूढ़ी औरत गांव वालों से बात करती हुई दिखी और अपनी हालत गांव वालों को बताती हुई दिखी। वो हर गांव वाले से अपनी परेशानी शेयर करती, उन्हें बताती कि जुम्मन ने उनके साथ क्या किया है और उनसे मदद मांगती, ताकि जब पंचायत बैठे तो ये सब वहाँ आए और चाची का सपोर्ट करें। Some sympathized with her. Others laughed at her, and few others advised her to make it up with her nephew and his wife. तो अब गांव में जब इन्होंने लोगों से बात की तो लोग भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, सब लोग तो एक जैसे नहीं होते। अब कई लोग हैं जो जिनके घर में खुद ऐसी बूढ़ी माँ, चाची, दादी, नानी है, तो वो भी परेशान होते होंगे, उन्हें भी लगता होगा अरे हम इनका ध्यान क्यों रखें। तो कुछ लोग उनके ऊपर हंस देते, यानी चाची के बातों पर हंस देते। कुछ उन्हें दया भाव दिखाते, उनकी परेशानी को समझते और सिंपैथी दिखाते। और कुछ थे जिन्होंने चाची को एडवाइस दिया कि उन्हें ज़रूरत है वो अपने ये जो जुम्मन भाई हैं इनके साथ रहकर ये बात को संभाल लें। At last she came to अलगू चौधरी and spoke to him. आखिरकार चाची अलगू चौधरी के पास आ पहुंची और उनसे
इन सब विषयों में बात उन्होंने शुरू की। यू नो चाची, जुम्मन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, अलगू सेड। अलगू ने कहा कि चाची आपको तो पता है जुम्मन मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मैं उसके विरुद्ध कैसे जा सकता हूँ। बट इज़ इट राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट से वॉट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर। तो चाची ने कहा कि बेटा ये तो सही है कि तुम जुम्मन के दोस्त हो, लेकिन एक बात बताओ, सब कुछ जानते हुए भी क्या चुप रहना सही है? जबकि तुम जानते हो कि सही क्या है, सच क्या है, ये सब जानते हुए भी क्या तुम चुप रहोगे? Come to the panchayat and speak the truth, she said. Algu did not reply, but her words kept ringing in his ears. अब चाची ने जाते वक्त उससे कहा कि पंचायत में आओ और जो सच है वो सबको बताओ। अलगू ने वहाँ तो चाची से कुछ नहीं कहा, चुपचाप रह गया, पर चाची की ये आवाज़ उसके कानों में गूंजती रही कि क्या आप सही का साथ दोगे या अपने दोस्त का साथ दोगे? आओ पंचायत में सच बताओ। ये बातें उसके कानों में घूमती रहीं, बजती रहीं। आइए देखते हैं पार्ट 2 में क्या होता है। The panchayat was held the same evening under an old banyan tree. Jumman stood up and said, "The voice of Panch is the voice of God. Let my aunt nominate the head Panch. I will abide by her decision." तो यहाँ पार्ट 2 के आरंभ में हम देखते हैं कि पंचायत बैठी हुई है और एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे सब जमा हुए हैं। गांव वगैरह में जो पंचायत होती है वो ऐसे ही किसी चौपाल पे, बरगद के पेड़ के नीचे, मंदिर के आंगन में, इस तरह से पंचायत बैठती है। पंचायत यानी वहाँ पे 5 लोग होते हैं, जिसमें से एक होता है सरपंच और बाकी 4 होते हैं मेंबर्स या दूसरे लोग। ये पांचों मिलकर जो भी नियम या जो भी डिसीजन वो बनाते हैं वो गांव वालों को मानना होता है। अगर आप गांव वगैरह में रहते होंगे या फिर आपने एसएसटी बुक में पढ़ा होगा तो आपने ये टर्म सरपंच सुना होगा। पहले सरपंच गांव में से लोगों के मतदान से होता था और अभी भी वैसे ही सरकारी मतदान के द्वारा सरपंच चुना जाता है। लेकिन यहाँ पे सरपंच के लिए नॉमिनेशन या फिर किसी जो पीड़ित व्यक्ति है वो किसी को सरपंच का अधिकार दे रहा है। तो कहानी में थोड़ा सा फेरबदल किया गया है। तो यहाँ वो कहता है जुम्मन कि पंचों की आवाज़ भगवान की आवाज़ है, यानी जो पंच बोलेंगे वो हम भगवान का फैसला समझकर मान लेंगे। तो इसीलिए मेरी चाची को पंच चुनने का अधिकार मैं देता हूँ और जो पंच कहेंगे मैं उनके बातों का पालन करूँगा। द पंच नोज नाइदर फ्रेंड नॉर एनिमी। What do you say, अलगू चौधरी? the old lady announced. अब उस चाची ने कहा कि जो पंच होते हैं या जो सरपंच होता है, उन्हें ना ही दोस्ती से कोई मतलब होती है और ना ही दुश्मनी से कोई बैर होता है। वो सिर्फ वही करते हैं जो सही है। और उसके बाद उन्होंने अलगू से पूछा कि अलगू तुम क्या कहते हो? Fine, replied जुम्मन, hiding his joy over this unexpected piece of luck. अब जुम्मन तुरंत तैयार हो गया कि अलगू चौधरी पंच सही है, क्योंकि दिल ही दिल में वो खुश हो रहा था कि अलगू मेरा दोस्त है तो वो कभी भी मेरे खिलाफ फैसला नहीं देगा, वो कैसे भी करके मुझे बचा लेगा। चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, सेड अलगू। अलगू ने कहा कि चाची आपको पता है ना मैं जुम्मन का दोस्त हूँ। अलगू ने कहा, I know that, replied the aunt, but I also know that you will not kill your conscience for the sake of friendship. चाची ने जवाब दिया, मैं जानती हूँ कि तुम उसके दोस्त हो, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि तुम अपने अंतरात्मा को नहीं मारोगे, नहीं दबाओगे दोस्ती के लिए। यानी तुम जो भी करोगे वो सही करोगे।
गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ पंच एंड हिज वॉइस इज द वॉइस ऑफ गॉड। भगवान जो हैं वो पंचों के दिल में रहते हैं, यानी पंच जो भी करें वो भगवान का फैसला होता है। और इस बूढ़ी औरत ने अपना पूरा वाकया, जो पूरा मैटर था, वो सबके सामने रखा। जुम्मन said, Algu, you and I are old friends. Your aunt is as dear to me as you. Now I am a punch. You and your aunt are equal before me. What have you to say in your defense? अब किसी भी इंसान को मौका देना ज़रूरी है, बिना उसकी बात को सुने फैसला करना गलत है। और इसी का पालन करते हुए अलगू ने जुम्मन से पूछा कि जुम्मन, तुम्हें पता है मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हारी चाची भी मुझे बहुत पसंद हैं, बहुत प्रिय हैं। जितने की तुम हो वैसे ही तुम्हारी चाची हैं, और इस वक्त मैं पंच हूँ, तो तुम्हें और तुम्हारी चाची को समान अधिकार और समान मौका मिलना चाहिए। उन्होंने तो अपनी बात रख दी, तुम्हें अपने बचाव में अगर कुछ कहना है तो तुम कह सकते हो। 3 years ago began जुम्मन। अब जुम्मन ने बोलना शुरू किया कि 3 साल पहले। अब कहानी उनके बीच में क्या हुई थी, चाची ने तो अपना बता दिया, अब जुम्मन अपना बताने जा रहा है। My aunt transferred her property to me. I promised to support her as long as she lived. I had done all I could. There have been a couple of quarrels between my wife and her, but I can't stop it. Now my aunt is claiming a monthly allowance from me. This is not possible. That's all I have to say. अब जुम्मन ने यहाँ कह दिया कि 3 साल पहले की बात है, जब मेरी चाची ने अपना जो जायदाद है वो मुझे दे दिया था, और उसके लिए मैंने उन्हें वादा किया था कि जब तक वो रहेंगी तब तक मैं उनका ख्याल रखूँगा। मैंने अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं छोड़ी है, लेकिन कुछ महीने पहले से कपल ऑफ क्वारल्स, यानी कुछ महीने या फिर कुछ दिनों पहले से उनके बीच में कुछ झगड़े होने लगे। किनके बीच में? न जुम्मन की पत्नी और आंट के बीच में। लेकिन जुम्मन कहता है कि मैं इसे रोक नहीं पाया, यानी वो हेल्पलेस था, वो किसी भी तरह से इनके झगड़ों को रोक नहीं पा रहा था। अब उसकी आंट जो हैं वो एक मंथली अलाउंस, यानी हर महीने खर्चे के लिए उससे पैसा मांग रही हैं, जो कि उसके लिए देना संभव नहीं है। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, ऐसा जुम्मन ने कहकर अपनी बात ख़त्म की। जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जामिन्ड बाय अलगू एंड अदर्स। अब जुम्मन को दूसरे सवाल भी पूछे गए, जैसे कि मान लो पंचों ने पूछा होगा कि जब तुम में ऐसी बात हुई थी तो तुम चाची का ख्याल क्यों नहीं रख रहे हो, तुम्हारे बीवी और चाची में क्या परेशानी है, क्या तुम अपनी बीवी को समझा नहीं सकते, क्या तुम उन दोनों का अंडरस्टैंडिंग या फिर जो मन मुटाव है उसे मिटा नहीं सकते। तो इस तरह से सवाल जवाब किए गए, इसे क्रॉस एग्जामिनेशन कहा जाता है। कोर्ट में भी वकीलों का काम यही होता है कि अगर कोई एक केस किसी ने किया है, कोई मुल्जिम है, तो जो गवाह हैं वो जब कुछ बोलते हैं या फिर जो मुजरिम है जब उसको पूछा जाता है, तब वकील क्रॉस एग्जामिन यानी सवालों के जवाब उनसे मांगते हैं, ताकि ये प्रूव किया जा सके कि कौन सही है कौन गलत। Then Algu announced, "We have gone into the matter carefully. In our opinion, Jumman must pay his aunt a monthly allowance, or else the property goes back to her." अब फाइनली अलगू ने अपना डिसीजन दे दिया। उसने कहा कि हमने पूरे मैटर को ध्यान से समझा और इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि जुम्मन को उसकी चाची को हर महीने खर्चे के लिए पैसे देने पड़ेंगे, वरना उन्हें अपना जो प्रॉपर्टी मिला था आंट से वो वापस करना पड़ेगा। नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर। अब इस घटना के बाद दोनों दोस्त में दरार पड़ गई। ऑब्वियस सी बात है कि जुम्मन गुस्सा हो गया होगा कि अलगू मेरा दोस्त है फिर भी उसने मुझे सपोर्ट नहीं किया, तो दोनों के बीच में मनमुटाव हो गया।
तो एक साथ वो दिखाई नहीं पड़ते। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वॉज ब्रोकन, उनके बीच की जो दोस्ती की मजबूती थी वो अब टूट चुकी थी। इनफैक्ट जुम्मन वॉज अलगूज एनिमी एंड वांटेड हिज रिवेंज। अब ऐसी हालत बन गई थी कि जुम्मन अलगू का दुश्मन बन गया था और वो बदला लेना चाहता था। Part 3. Days passed and as ill luck would have it, Algu Chaudhary found himself in a tight spot. दिन बीतते गए और बदकिस्मती जो है वो अलगू चौधरी का दरवाज़ा खटखटाने लगी। अलगू चौधरी ने पाया कि वो एक कठिन परिस्थिति में फंस गया है। वो परिस्थिति क्या थी? One of his fine pair of bullocks died and he sold the other to Samju Sahu, a cart driver of the village. उसके बैलों की जोड़ी में से एक का देहांत हो गया या वो मर गया और दूसरे को उसने समझू साहू नाम के एक गाड़ी वाले को बेच दिया जो कि बैलगाड़ी चलाता था। The understanding was that Sahu would pay the price of the bullock in a month's time. बात ये हुई थी कि साहू 1 महीने के अंदर इस बैल का पैसा दे देगा। It so happened that the bullock died within a month. अब यहाँ ऐसा कुछ हुआ कि वो बैल जो है वो 1 महीने के भीतर मर गया। Several months after the bullock death, Algu reminded Sahu of the money he hadn't yet paid. अब कई महीने बीत जाने के बाद भी जब उससे पैसा नहीं मिला तो अलगू ने साहू को याद दिलाया कि उसने अब तक पैसा नहीं दिया है। साहू गॉट वेरी अनॉयड। इस बात से साहू बड़ा गुस्सा हो गया। I can't pay you a penny for the wretched beast you sold me. अब उसने गुस्से से कहा कि मैं तुम्हें एक भी पैसा नहीं देने वाला उस जानवर के लिए जो तुमने मुझे बेचा है। He would brought us nothing but ruin. उस जानवर ने हमें कुछ नहीं दिया बल्कि बर्बाद कर दिया। I have a bullock. Use it for a month and then return it to me. मेरे पास एक बैल है, उसे ले जाओ, 1 महीना इस्तेमाल करो और फिर मुझे लौटा दो, क्योंकि मैंने भी तुम्हारे बैल का 1 महीना इस्तेमाल किया था, उसके बाद वो मर गया। नो मनी फॉर द डेड बुलक, ही सेड एंग्रीली। उसने कहा मैं कोई भी पैसा उस बैल के लिए नहीं देने वाला, और ये बड़े गुस्से में उसने कह दिया। अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू पंचायत। For a second time in a few months, preparation for holding the panchayat were made, and both the parties started meeting people seeking their support. अब अलगू ने सोचा कि उसे पंचायत में जाना चाहिए क्योंकि न्याय चाहिए उसे। दूसरी बार कुछ महीनों में, क्योंकि पहली बार चाची और जुम्मन के लिए पंचायत बैठी थी, अब दूसरी बार अलगू और साहू के लिए पंचायत बैठने वाली थी। तो तैयारियां की गई। सब जो दोनों पार्टीज थी, अलगू और साहू, वो गांव के लोगों से मिलते, अपनी बातें बताते ताकि उनका सपोर्ट मिल सके, और इस तरह से उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी। द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड banyan tree. Algu stood up and said, "The voice of Panch is the voice of God. Let Sahu nominate the head Panch. I'll abide by his decision." अब पंचायत बुलाई गई। फिर उसी बरगद के पेड़ के नीचे अलगू खड़ा हुआ। उसने कहा कि पंचों की आवाज़ भगवान की आवाज़ है, साहू को पंच चुनने दो, वो जिसे भी चुनेगा मुझे उससे कोई ऐतराज़ नहीं होगा, मैं उनकी बात मानूंगा। साहू सॉ हिज चांस एंड प्रपोज द नेम ऑफ जुम्मन। साहू ने देखा कि यही मौका है और उसने जुम्मन का नाम सामने रख दिया, क्योंकि वो जानता था जुम्मन और अलगू के बीच में दुश्मनी हो चुकी है। अलगूज हार्ट सैंक एंड ही टर्न्ड पेल। अलगू का दिल जो है वो बैठ गया, क्योंकि जैसे ही उसे पता चला कि जुम्मन अब पंच बन गया है तो हो सकता है कि जुम्मन अब अपने उस चाची वाले केस का बदला इससे लेगा और इसे सपोर्ट नहीं करेगा।
बट वॉट कुड ही डू, लेकिन वो क्या कर सकता था, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। द मूवमेंट जुम्मन बिकेम हेड पंच ही रियलाइज्ड हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे ही जुम्मन पंच बना या सरपंच बना, हेड पंच सरपंच बना, तो वैसे ही उसे अपने दायित्व का ज्ञान हो गया कि उसे जो भी करना है सच का साथ देना है, उसे दोस्ती या दुश्मनी नहीं देखनी है। एज जज एंड डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस, यानी उसे रियलाइज हुआ उसके दायित्व के बारे में एज ए जज यानी मुखिया के हिसाब से, और जिस कुर्सी पर वो बैठने वाला था या जिस पोजीशन पर वो बैठने वाला था उसके दायित्व का उसे अचानक से अनुभव हुआ। कुड ही सीटेड इन दैट हाई प्लेस हैव हिज रिवेंज नाउ, क्या वो इस उच्च पदवी पर बैठकर अपनी दुश्मनी के बारे में सोचेगा। ही थॉट एंड थॉट, उसने सोचा, बार बार सोचा। नो, he must not allow his personal feeling to come in the way of speaking the truth and doing justice. अब उसने सोचा कि जो चीज़ उसे, जो दायित्व दिया गया है उसे निभाना है। वो अपने आंतरिक मामलों को या फिर उसके जो पर्सनल फीलिंग्स हैं, अपने खुद के असुविधाओं को वो इस जगह पे नहीं ला सकता। उसे इन दोनों चीज़ों को अलग रखना होगा और वो जो भी करेगा वो सच का साथ देगा और जो सही है वही करेगा। बोथ अलगू एंड साहू स्टार्टेड देयर केसेस, दे वर क्रॉस एग्जामिन्ड एंड द केस वाज कंसिडर्ड डीपली। अब वैसे ही जैसे चाची को मौका मिला था, वैसे ही अलगू और समझू को, दोनों को मौका दिया गया, दोनों की बातें सुनी गई, दोनों से सवाल जवाब किए गए और सारे चीज़ों के गहन अध्ययन के बाद देन जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस्ड, जुम्मन खड़ा हुआ और उसने अनाउंस किया, इट इज़ आवर ओपिनियन दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द बुलक। व्हेन साहू बॉट द बुलक इट सफर्ड फ्रॉम नो डिसेबिलिटी or disease. The death of the bullock was unfortunate, but Algu cannot be blamed for it. Algu could not contain his feeling. He stood up and said loudly over and over again, "Victory to the Panchayat! This is justice. God lives in the voice of Panch." अब सारे चीज़ों का गहन अध्ययन के बाद जब जुम्मन खड़ा हुआ और उसने अपना डिसीजन सुनाया, वो डिसीजन ये था कि साहू को, अलगू को पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि जब वो बैल उसने खरीदी थी तब उसे कोई भी बीमारी या कोई भी उसमें तकलीफ़ नहीं थी, उसने देख बूझ कर ही बैल ली थी। लेकिन बैल की मौत एक बहुत ही दुखद घटना है, लेकिन उसमें अलगू का कोई भी हाथ नहीं है, इसीलिए साहू को अलगू को पैसे देने ही पड़ेंगे। इतना सुनने के बाद अलगू अपने आप को रोक नहीं पाया, वो खड़ा हो गया और जोर से उसने चिल्लाया कि पंचायत की जय हो, पंचायत की जीत हुई, यही न्याय है, भगवान पंचों के दिल में रहते हैं, करके उसने जोर से वहाँ चिल्लाया। Soon after Jumman came to Algu, embraced him and said, "Since the last panchayat I had become your enemy." जैसे ही पंचायत ख़त्म हुई, जुम्मन अलगू के पास आया, उसने उसे गले से लगा लिया और कहा कि जो आखिरी बार जो पंचायत हुई थी उसके बाद से मैंने तुम्हें अपना दुश्मन समझ लिया था। टुडे आई रियलाइज्ड व्हाट इट मीन टू बी अ पंच। मुझे आज पता चला एक पंच होना क्या होता है। अ पंच हैज़ नो फ्रेंड नॉर एनिमी। अब एक जो पंच है उसके लिए ना ही कोई दोस्त है और ना ही कोई दुश्मन। ही नोज ओनली जस्टिस। वो सिर्फ न्याय करना जानता है। लेट नो वन डेविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस। Let no one deviate from the path of justice and truth for friendship or enmity.
उसने कहा कि एक पंच जो है वो ना ही दोस्ती जानता है और ना ही दुश्मनी, यही न्याय है और उसे सिर्फ न्याय ही करना चाहिए। तो इसीलिए वो कहता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने नियम से नहीं हटना चाहिए। जो सच है उसी का साथ देना चाहिए, जो सही है उसी का साथ देना चाहिए, चाहे सामने उसका दोस्त रिश्तेदार कोई भी हो। उसे अपने कार्य को या अपने काम को ठीक तरीके से सच्चाई और न्याय से पूरी करनी चाहिए। उसे ना ही दोस्ती और ना ही दुश्मनी को सामने रखना चाहिए। अलगू एम्ब्रेस्ड हिज फ्रेंड एंड वेप्ट। अलगू ने भी अपने दोस्त जुम्मन को गले से लगा लिया और दोनों दोस्त रोने लगे। एंड हिज टीयर वॉश्ड अवे ऑल द डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम। और दोनों के आंसुओं से सारी गलतफहमियां जो हैं वो धुल गईं। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइए। अगर अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक से और वीडियोस बनाने में उत्साह मिलता है। आप व्यूज़ देखने के बाद लाइक करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को साथ ही साथ दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इस कहानी से आपने अगर कुछ सीखा तो उसे याद रखें। कभी भी सच्चाई और नियम से ना हटें। खुश रहें। थैंक यू। धन्यवाद।